प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बारिश में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 12th क्लास के लिए फ़िज़िक्स की सीरीज़ चली हुई है, जिसमें चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी को लेकर के थोड़ी और जानकारी दी जा रही है। आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी हम पहले ही बता चुके हैं। इसको हम या तो कैपिटल के या एप्सिलॉन आर से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के किसी भी मीडियम का कैसे निकालते हैं हम, उस मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम और एयर की परमिटिविटी से डिवाइड करके हमें ये मिल जाता है। तो यहाँ से मीडियम की परमिटिविटी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एप्सिलॉन नोट की आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बच्चों, थोड़ा समझ लेते हैं। मान लेते हैं मीडियम हमारा एयर और वैक्यूम है, तो जिसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ए यानी कि एयर में जो फोर्स लगेगा किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, जो कि आर डिस्टेंस पर से सेपरेटेड है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r² होता है। मान लेते हैं आप इस पूरे सिस्टम को, जो कि दो चार्ज पार्टिकल का सिस्टम था, उसको उठा करके आप पानी के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर उसका मीडियम क्या बदल जाता है। यहाँ पे मीडियम एयर था, अब मीडियम क्या हो गया आपका, चेंज हो गया, और मीडियम क्या बना, वाटर। वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वाटर का होता है वो लगभग 81 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगभग 80 माना हुआ है, ठीक है। तो बच्चों, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे, F = 1/4πε लगाएंगे यहाँ पे, और एप्सिलॉन किसके लिए होगा, वाटर के लिए होगा। अगर यहाँ पर वाटर का हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है, तो यहाँ से वाटर की जो परमिटिविटी आएगी, एप्सिलॉन की वैल्यू आएगी, वो K इंटू एप्सिलॉन नोट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने एप्सिलॉन नोट की जगह डायरेक्ट एप्सिलॉन की जगह डायरेक्ट एप्सिलॉन नोट इंटू K लिख दिया है, जहाँ पर K क्या है, वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वाटर का, ठीक है। और यहाँ पर सेम वैल्यू Q1 Q2/r² वही रहेगी, क्योंकि सेम सिस्टम में कुछ चेंज नहीं किया। तो इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हमने यूज़ किया है जो वाटर के लिए। सेम आप देखेंगे यहाँ पे, अगर पेपर बीच में है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हमने पेपर का एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनाया है, एक तरफ चार्ज पार्टिकल यहाँ पे, एक तरफ चार्ज पार्टिकल यहाँ पे चिपका दिया अलग अलग, Q1 Q2, बीच का डिस्टेंस R। तो मीडियम क्या हुआ, बीच का चेंज हो गया। आप समझ पा रहे हैं। तो K के यहाँ पे पेपर के लिए, यानी कि मीडियम अगर पेपर है तो उसके लिए K की वैल्यू 3.5 होती है। तो यहाँ पर भी सेम जैसे हमने ऊपर चेंज किया था वाटर के लिए, ऐसे ही फिर से चेंज कर देंगे, बट यहाँ पे K की वैल्यू 3.5 ली जाएगी। अगर थोड़ा सा ध्यान दें, इस K को कंसिडर ना करें तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r² आपका फोर्स FA है, जो कि एयर में जो फोर्स था चार्ज के बीच में, है ना। तो यहाँ पर FA/K लिख सकते हैं आप इस पूरे को। K की वैल्यू इस केस में कितनी है, 80। अगर पेपर का केस लेंगे तो K की वैल्यू कितनी, 3.5। सिमिलर वे में यहाँ पे FA/3.5 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम कोई दूसरा मीडियम लें, जैसे हमने यहाँ माइका लिया हुआ है, माइका के लिए K की वैल्यू 5.4 होती है, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही आप लिखेंगे 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2/r² = FA/K, और K की वैल्यू यहाँ पे 5.4 होगी माइका के लिए। तो बच्चों, उम्मीद है आपको मीडियम का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया होगा। किस केस में, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं किन्हीं भी टू चार्ज पार्टिकल के बीच में। और आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे ही मीडियम बदलता है तो उनके बीच लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यूज़ भी क्या है, घट रही है, क्योंकि K की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 से ज़्यादा है ना। मीडियम के लिए, डिफरेंट मीडियम्स के लिए K की वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा। यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 3.5 है, यहाँ पे 5.4 है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे ऐसा मीडियम रखेंगे जहाँ पर K की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यूज़ है वो आपकी डिक्रीज़ कर जाएगी बाय द फैक्टर ऑफ K, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का किस तरीके से न्यूमेरिकल्स में यूज़ किया जाएगा, थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब जैसे ही आपके सामने कोई न्यूमेरिकल्स आता है इस टाइप का, तो आप इस फिनोमिना को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, नया टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों। जैसा आप जानते हैं कि मैग्नेट के चारों ओर जब आप किसी लोहे की चीज़ को या आयरन नेल्स को लेके जाते हो तो वो मैग्नेट से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। वह होता इसलिए क्योंकि मैग्नेट अपने चारों तरफ
एक ऐसी फील्ड जनरेट कर देती है जिसमें कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आप रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। ऐसे ही जब हम किसी चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे जिसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है तो अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक फील्ड जनरेट कर लेगा जिसके अंदर आप जब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आएंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। ठीक है, फोर्स वो अट्रैक्शन की भी हो सकती है और रिपल्शन की भी हो सकती है। अब जैसा कि आपने देखा कि कूलाम्स ने जो हमें लॉ दिया था जिसमें दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, तो उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो उनमें से किसी एक चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की जाती है उसमें दूसरे चार्ज पार्टिकल को रखने से उसके ऊपर फोर्स लगती है। और क्योंकि दोनों चार्ज पार्टिकल अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को थोड़ा सा और समझ लेते हैं मैथमेटिकल वे में। क्वांटिफिकेशन उसका कैसे करेंगे, कैसे हम क्वांटिटिवली उसको फाइंड करते हैं। जैसे मैग्नेट के से डिस्टेंस बढ़ता जाता है, या हम ये कहें कि जैसे छोटी मैग्नेट है तो उसके चारों तरफ जो फील्ड जनरेट होती है, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो वीक होती है। और अगर बड़ा मैग्नेट हो, काफ़ी बड़ा मैग्नेट हो, तो उसके जो चारों ओर फील्ड जनरेट होगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट होगी, है ना। ऐसे ही चार्ज पार्टिकल के चारों ओर जो फील्ड जनरेट हो रही है वो कितनी स्ट्रेंथ है उसके अंदर, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो डिपेंड करती है कि चार्ज की वैल्यू क्या है और आप जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं उसकी डिस्टेंस कितनी है उस चार्ज पार्टिकल से। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी ऐसे ऐसे ही आपकी इसकी स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की कम होती चली जाएगी। चलिए पहले तो थोड़ा सा इस सिस्टम को समझ लेते हैं क्या है। बच्चों यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है जो कि काफ़ी बड़ा दिखा रखा है, जिसके ऊपर +Q चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज बहुत बहुत छोटा होता है और ये इतना छोटा होता है कि अगर आप इसको इस बड़े चार्ज के पास में ला के रखते हैं तो ये इसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं करता, यानी कि इसके ऊपर कोई ऐसी फोर्स तो लगेगी पर वो फोर्स नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, और आप ये भी देखेंगे कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज बहुत छोटा है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस चारों तरफ वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो सोर्स चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा या बिल्कुल भी उसको चेंज नहीं करेगा। तो ये कुछ कंडीशन है इसमें कि चार्ज पार्टिकल क्या है, एक तो बहुत छोटा है जिसके कारण ये जो सोर्स चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब थोड़ी सिचुएशन समझ लेते हैं। ये सोर्स चार्ज है हमारे पास जिसके ऊपर +Q चार्ज है। आप एक टेस्ट चार्ज को यहाँ इस पॉइंट P पे ला के रखते हैं। ठीक है, जैसे इसके ऊपर P पॉइंट पे लाएंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, क्योंकि इस चार्ज ने जो काफ़ी बड़ा है इसने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रखी है। तो जैसे ये दूसरा टेस्ट चार्ज पार्टिकल लेके आओगे तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। ठीक है, क्योंकि दोनों आपके पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपल्शन का फोर्स होगा, फोर्स की डायरेक्शन आपकी ये रही। ठीक है, अब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारी, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये फोर्स F/Q0। चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं इसको। ये सब डिस्कशन यहाँ पे हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक और नाम दे सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, या हम इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तीनों एक ही बात है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कर लें कह दें, या फिर आप इसको स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। E at a point is defined as the force experienced by the unit positive test charge placed at that point without disturbing the position of source charge। ठीक है, तो यहाँ पर as shown suppose a test charge Q0 experiences force at the point P, then the electric field at that point will be F/Q0। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, Force/Q0। Q0 क्या है यहाँ पे, वो टेस्ट चार्ज है और ये वैल्यू बहुत, ये टेस्ट चार्ज बहुत छोटा है। ठीक है, आप इसे थोड़ा सा नोट करेंगे, कॉपी में याद रखेंगे, या कह सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल आपने यहाँ पे लाके रखा है इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को इस पर लगने वाली जो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उस फोर्स से अगर इसी को डिवाइड कर देते हैं तो इस पॉइंट पर हमको क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। एक ख़ास बात है और इम्पोर्टेंट है,
बच्चों यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड की या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी यूनिट भी कैलकुलेट हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं इसमें। द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इसे वेक्टर क्वांटिटी होगी और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो यहाँ पर फोर्स लग रही है, इसके फोर्स की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यहाँ पर एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम, पीछे बात कर चुके हैं हम, और इसको हम वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं। दोनों ही यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर। ठीक है, दोनों को आप याद रखेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, mL/-3 A⁻⁻1, इस तरीके से आ जाएगा। तो मेरे बच्चों आपको थोड़ा सा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्वांटिटेटिवली कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट किया जाता है F/Q0 से, जहाँ F क्या है, ये Q वो चार्ज आपने जो रखा है Q0 इलेक्ट्रिक फील्ड में, और आपने जो इस चार्ज ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया है उसको हम इसी चार्ज से डिवाइड करने से हमें मिल जाता है। खास बात यह है इसमें कि आप देखेंगे इस Q का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस सोर्स चार्ज की कैलकुलेट कर रहे हैं P पॉइंट पर। ठीक है, और यहाँ पर Q0 जो चार्ज है फॉर्मूले में, यहाँ पे आप देखोगे ये टेस्ट चार्ज है, कोई अनदर चार्ज है जो आपने इस पॉइंट P पे रखा है। थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप किस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं या किस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी r डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, उसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, ओ पॉइंट पर कोई सोर्स चार्ज Q रखा गया है और इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट टेस्ट चार्ज है Q0 P पॉइंट पर, जैसा कि पीछे हमने देखा था, और इस पर एक फोर्स F लग रही है। ठीक है, अब इसको हम दूसरे तरीके से कैलकुलेट करेंगे जिसमें हमारा ये Q इन्वॉल्व होगा, और इस पॉइंट P पर क्या होगी, हम कैलकुलेट करेंगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। ठीक है, तो पूरा सिस्टम है, आपको समझ में आ गया, सब यहाँ पे राइटअप लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि r डिस्टेंस है दोनों के बीच का, तो यहाँ पर जो इसके बीच में ये फोर्स लगेगा दोनों Q0 के ऊपर, F आप कूलाम फॉर्म में से लिख सकते हैं 1/4πε0 × Q × Q0/r²। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म है जहाँ पर r कैप क्या है, OP डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ये वेक्टर फॉर्म है, और ये आपकी मैग्नीट्यूड की फॉर्म है फोर्स की। ठीक है, तो आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितनी आएगी, लास्ट उसमें हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड E होती है जिस पर फोर्स लगा F, और जो यहाँ पे चार्ज है F/Q0। तो ये आपका F/Q0 यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई पॉइंट P पर। आप इस F की वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं और Q0 से Q0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना भाई, F की वैल्यू रखो यहाँ पे 1/4πε Q0/r², तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1/4πε Q/r², जो कि ये रहा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि r डिस्टेंस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की है Q चार्ज। ये फॉर्मूला में आप देखोगे कि जो सोर्स चार्ज है उस चार्ज को यूज़ किया गया है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। अब कुछ हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में थोड़ा सा और बेसिक जानकारी लेते हैं। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये नया टॉपिक होगा। अब जो किसी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस चीज़ में हेल्प करती है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है। दो बातें आप याद रखेंगे इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट किस लिए आया, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जा सके, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब कुछ बातें और इसमें याद रखेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज कंडक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है पॉइंट चार्ज, और कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है नेगेटिव। ठीक है, देखते हैं उसमें किस प्रकार से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी। बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी निकल रही हैं वो रेडियली आउटवर्ड है। ठीक है ना, रेडियली आउटवर्ड चारों तरफ निकलती हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरीके से। पेपर पे केवल आप देखेंगे कि इस तरीके से दिख रही है, बट ये चारों तरफ निकलती है। अगर आप किसी स्पेस फ्री स्पेस में इस चार्ज पार्टिकल को रख दें,
ठीक है, ऊपर से नीचे से हर तरीके से हर दिशा में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से निकल रही हैं। और ध्यान रखना कि पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होती है और इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शंस में ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। मान लो कि आप इस पॉइंट पर आ जाते हैं, मान लो बच्चों कि आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं जो यहाँ से r डिस्टेंस पर है, तो कैलकुलेट तो कर लेंगे r डिस्टेंस पे जो भी पीछे पड़ा है हमने, इसकी वैल्यू मान लेते हैं q है। तो यहाँ पर ये r डिस्टेंस पर बच्चों ये r डिस्टेंस है यहाँ पे, तो यहाँ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी आपकी, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अगर ये चार्ज q है, Q/r²। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस पॉइंट P पर। अब थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी। और ध्यान दें कि इसमें हम किसी टेस्ट चार्ज पार्टिकल को भी लेके नहीं आ रहे हैं, है ना। विदाउट टेस्ट चार्ज पार्टिकल को लेकर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। डायरेक्शन समझ में आ गई। अब नेगेटिव चार्ज के लिए देख लेते हैं। नेगेटिव चार्ज में आप ध्यान दें कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो रेडियली इनवर्ड होती हैं, रेडियली इनवर्ड, या कहें कि अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। अब चलिए एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे, जिससे हमें थोड़ा सा कंसेप्ट ये और इजी हो जाएगा। बच्चों ये एग्जाम्पल 37 है और ये JEE मेंस जून 22 में आया था क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं A एंड B, उनकी मैग्नीट्यूड हमें दी हुई है +8 × 10⁻⁶ कूलाम और -8 × 10⁻⁶ कूलाम, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस D अपार्ट। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, D है। यानी कि आप इस डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ से A से B के बीच का डिस्टेंस कितना है टोटल, ये D है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये D डिस्टेंस है दोनों के बीच में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिडिल पॉइंट O बिटवीन द चार्ज इज दिस, यानी कि बिटवीन O, ये पॉइंट मिड में है बिल्कुल, तो D डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो यहाँ से A से O के बीच का डिस्टेंस कितना है, D/2 हो जाएगा भाई, आधी आधी डिस्टेंस हो जाएगी। ऐसे ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आधी डिस्टेंस हो जाएगी। समझ में आ रही बातें। और इस पर आपको 6.4 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम की इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस D बिटवीन द पॉइंट चार्जेस A एंड B। थोड़ा क्वेश्चन में हल्का सा थोड़ा लेवल ज़्यादा लगेगा आपको, हाई है थोड़ा सा, बट क्वेश्चन को हम समझ के आसानी से सोल्व कर लेंगे। पहले तो मान लेते हैं कि पूरा सिस्टम एयर में है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे डायरेक्शन तो आपको कुछ नहीं दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो दे रखी है पर डायरेक्शन नहीं दी हुई है हमें, तो हमें सबसे पहले इसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अभी हमने जाना था कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती हैं, जाना था ना, पॉजिटिव चार्ज से सब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। तो यहाँ से जब इस तरफ जाएंगे तो आपको ए के कारण, इनके पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे मिलने वाली है, इसी डायरेक्शन में मिलने वाली है। ठीक है, आती बात समझ में, इसी डायरेक्शन में मिलेगी। और ये भी देखा था हमने कि माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो अंदर की तरफ आती हैं, तो माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, है ना भाई। ये भी अंदर की तरफ होगी, ये भी अंदर की तरफ होगी, यानी कि दोनों डायरेक्शन। ये तो पता चल गया कि हमें कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ये वैल्यू है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये आपकी O2B होगी। ठीक है, अब इस पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी हमारी भाई, इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E+Q है ना, और इस चार्ज B के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E-Q, दोनों की डायरेक्शन सेम इसी डायरेक्शन होने वाली है। तो EO यानी कि O के ऊपर जो टोटल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है E पॉजिटिव Q और E नेगेटिव Q होगी। ठीक है बच्चों, अब इसकी वैल्यू आप रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। R की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, D/2, और Q की वैल्यू रहेगी 8 × 10⁻⁶। ठीक है, सिमिलर वे में आप इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, जब E-Q की वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू नेगेटिव नहीं रखनी, क्योंकि नेगेटिव का इफेक्ट डायरेक्शन में बढ़ता है, वो ऑलरेडी हम कंसिडर कर चुके हैं। तो Q की वैल्यू इसके लिए भी क्या रखेंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। R की वैल्यू D/2। देखा जाए तो E+Q और E-Q की वैल्यू सेम आएंगी, तो दोनों को डबल कर देंगे। तो 2 × 1/K को बच्चों यहाँ पे इसने K ही रखा हुआ है, आप चाहें तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जरूर लें। ठीक है,
क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो डबल कर दिया इसको क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होल स्क्वायर कर लेंगे तो डी स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा 4 चला जाएगा ऊपर, 4 2 जा 8 क्यू के क्यू अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखनी है बस आपको 8 के की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻9 देखो रखी हुई है, और क्यू की वैल्यू क्योंकि दोनों के लिए सेम ही है 8 × 10⁻6 ये वैल्यू यहाँ पे रख दी। और डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो डी स्क्वायर उधर चला जाएगा, ई नोट यहाँ नीचे आ जाएगा, ई नोट की ई जीरो की वैल्यू हमें पहले से ही पता है 6.4 × 10⁻4 तो ये वैल्यू यहाँ पे रखी। सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा 9, दोनों तरफ का रूट लेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 मीटर, यानी कि डी की वैल्यू कितनी है, ए और बी के बीच का कितना डिस्टेंस रहेगा 3 मीटर। बच्चों थोड़ा सा इसको आप अपने एंड से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, और जो हमने आज सीखा है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वीडियो को पॉज करके थोड़ा समझ करके बार बार देखिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।